देश प्रेम और राष्ट्रवाद की बात करते थे। अब जब देश प्रेम और राष्ट्रवाद धीरे धीरे ज़्यादा मिलिटेंट या मिलिट्री स्वरूप का होने लगता है, लड़ाई का उन्माद उसमें घुल जाता है और फिर दुश्मन देशों से लड़ाई और युद्ध की बातें उसमें लोग एक्साइट हो जाते हैं और ये सब बातें करने लगते हैं कि दुश्मन को ख़त्म कर दो, ये देश हमारा दुश्मन है, उससे युद्ध करके उसको मिटा दो वगैरह वगैरह। ऐसा भी कभी कभी पेट्रियाटिज़म, नेशनलिज़म से जिंगोइज़म, मिलिटरिस्टिक मिलिटेंट स्वरूप में चला जाता है, इसलिए उसके ऊपर भी बात करना ज़रूरत है। और उसमें सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ का जो मुझे लगता है कई लोगों को शायद पूरी तरह समझ में नहीं आई है, वो है न्यूक्लियर डिटरेंस का ख्याल, उसकी संकल्पना या उसका आइडिया जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। पारमाणविक प्रतिरोध, और उसको कहते हैं MAD, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। अब ये काफ़ी असरदार है और उसके कारण दुनिया में शांति बनी रही है, और ये समझना ज़रूरी है कि ये क्या है। दूसरे विश्व युद्ध के पहले दुनिया में परमाणु बम, एटम बम वगैरह नहीं थे। एटम बम, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, ये सब दूसरे विश्व युद्ध ख़त्म होना पे था तब बनाए गए, इजाद किए गए, इन्वेंट किए गए, डिस्कवर हुआ। और अमेरिका ने जापान पे हिरोशिमा नागासाकी पे यूज़ किया और इमीडिएटली जापान ने सरेंडर कर दिया, बिकॉज़ दोनों शहर तबाह कर दिया अमेरिका ने। दो ही एक शहर पे एक बॉम्ब डाला, बात ख़त्म हो गई, लाखों लोग मारे गए, और लाखों लोग इमीडिएटली मारे गए। और उसके बाद रेडिएशन, किरणोत्सर्ग की वजह से काफ़ी कैंसर भी फैला और पीढ़ियों तक ये बीमारियाँ, कैंसर की बीमारियाँ भी बच्चों को मिलती रही और अभी भी ये शायद चलती रहती है। डिफॉर्म बच्चे पैदा हुए, कैंसर हुआ वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हुई, और उसके बाद कभी भी दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों का, एटम बम का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है, सादे हथियारों से कई गुना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी है। और उसके बाद फिर अमेरिका के पास ये आ गया तो सोवियत यूनियन दूसरा सुपर पावर था। तब दो सुपर पावर थे महासत्ता, अमेरिका और रशिया, और USSR, सोवियत यूनियन। तो दोनों के बीच में हथियारों की रेस लगी। तो अमेरिका अपने न्यूक्लियर हथियार बनाता गया, इकट्ठे करता गया, और रशिया भी लग गया न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में, इकट्ठे करने में। और दोनों के बीच में रेस चली, आर्म्स रेस, हथियारों की रेस, कि ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाए और इकट्ठे किए गए। लेकिन कभी लड़ाई नहीं हुई, दोनों के पास हथियार बहुत, दोनों बनाते गए, और कोल्ड वॉर चलती रही, जिसको शीत युद्ध कहा जाता है। इसमें दोनों के बीच में दुश्मनी थी, मैत्री नहीं थी। तो झगड़े अलग अलग किस्म से, छोटे मोटे, इनडायरेक्टली जासूसी, ये सब होती रहती थी, लेकिन कभी भी खुलेआम खुल के ये दोनों ने युद्ध नहीं किया। सीधी सी बात ये थी कि दोनों युद्ध करते तो दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देते और साथ में दुनिया को भी ले डुबोते, क्योंकि दोनों ने इतने ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार, एटम बम, परमाणु बम बना लिए थे कि उसमें अगर दोनों खुल के सामने पूरा युद्ध छेड़ देते तो दोनों देश एक दूसरे को कम्प्लीटली तबाह कर देते, और इतनी ज़्यादा तबाही होती कि बाकी दुनिया भी उससे बच नहीं पाती, और दुनिया भी अधिकांश रूप से नाश होता, दुनिया का भी। अभी भी यह मुमकिन है। इसके कारण, इस डर से इन दोनों ने कभी लड़ाई नहीं की। डर यह है कि मेरे पास हथियार है, मैं आपको ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन आपके पास भी उसी किस्म के हथियार है और आप भी मुझको ख़त्म कर सकते हो। तो फिर मैं आपको ख़त्म करूँ उसका मतलब नहीं, क्योंकि मैं भी ख़त्म हो जाने वाला हूँ। या जिसको पिरिक विक्ट्री बोलते हैं, कि ऐसी जीत मिलेगी मुझे जिसमें मैं जीत तो गया, आप ख़त्म हो गए, लेकिन मैं जीता, लेकिन मुझे इतना नुकसान हुआ है कि वो हार के बराबर है। तो ऐसी जीत का भी कोई मतलब नहीं। तो हम दोनों एक दूसरे को करीब करीब तबाह कर देंगे। अगर मैं जीता तो भी तबाह होकर जीता, और तबाही की कगार पे हूँ, तो ऐसी जीत का कोई मतलब नहीं। और साथ में दुनिया को भी मैं तबाह कर दूँगा। इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी दोनों देशों के पास में है। इसके कारण दोनों को म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, दोनों साफ़ हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, के कारण पारमाणविक प्रतिरोध
काम कर रहा है और दुनिया में शांति बनी रही, डर से शांति बनी कि भाई हम लड़ाई करेंगे तो हम भी मर जाएंगे, तो हम किसी को मार नहीं सकते क्योंकि वो भी हमको मार सकता है, इसलिए हथियार है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। इसके कारण दुनिया में कोल्ड वॉर ही हुआ, हॉट वॉर नहीं हुआ, शांति बनी रही। अभी खाली रशिया और यूक्रेन के बीच में जो मामला है वो इसी कारण हुआ क्योंकि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है और रशिया के पास है, इसलिए रशिया ने ये किया। बाकी अगर दोनों देशों के पास न्यूक्लियर पावर हथियार है तो लड़ाई नहीं हो पाएगी और एक लेवल पे जाके रुक जाएगी। अगर दो देश लड़ते हैं और दोनों के पास न्यूक्लियर पावर हथियार हैं तो थोड़े बहुत झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, लिमिटेड लेवल पे स्कर्मिश जिसको बोलते हैं, फाइट्स होंगी, बैटल्स होंगे, लेकिन ऑल आउट वॉर नहीं होगा क्योंकि अंतिम तक जाने का वॉर आएगा तब हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल चालू हो जाए, और वो चालू होगा तो दोनों में से कोई देश जीतेगा ऐसा नहीं कह सकते, और दोनों देश तबाह हो जाएंगे जो इस न्यूक्लियर लड़ाई में पड़े हैं। दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, एक दूसरे को तबाह करेंगे और दुनिया को भी तबाह करेंगे। डायरेक्टली लड़ाई में काफ़ी लोग मारे जाएंगे, जान माल का नुकसान होगा भयानक, और बाद में रेडिएशन से, किरणोत्सर्ग से न्यूक्लियर हथियार होगा। अगर आप अपने पड़ोसी देश पे एटम बम फेंकते हो तो उसका रेडिएशन तो आपके देश में भी आएगा और आपके देशवासियों को और जान माल को भी नुकसान पहुंचाएगा, उसका क्या। अब दुनिया में 8 देश ऐसे हैं जिनके पास क्लियरली न्यूक्लियर पावर है, वो सब मानते हैं, सब जानते हैं। अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके मतलब इंग्लैंड, ये 5, और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, तो ये 8 देशों के पास न्यूक्लियर परमाणु हथियार हैं। हाइड्रोजन बम भी हो सकता है, एटम बम भी हो सकता है, फिशन या फ्यूज़न बम अलग अलग होगा। रशिया के पास सबसे ज़्यादा है, फिर अमेरिका है, लेकिन फिर भी ये नॉर्मल बम नहीं है क्योंकि पूरे के पूरे शहर ख़त्म हो सकते हैं। न्यूक्लियर लड़ाई इतनी ख़तरनाक होती है, न्यूक्लियर वेपन्स इतने विनाशक होते हैं। तो ये 8 देशों के बीच में कुछ और देश होंगे जिसके पास हैं लेकिन ओपनली सामने नहीं आए हैं, ये 8 के पास तो हैं। तो एक सीधी सी बात है कि ये 8 देश में से किसी भी 2 देश के बीच में या उनके अंदर अंदर न्यूक्लियर झगड़ा, फुल वॉर नहीं हो सकता क्योंकि डरते हैं लोग। तो उनके बीच में कभी भी फुल ऑन वॉर नहीं हो पाएगा, करेंगे ही नहीं क्योंकि डरते हैं, इसके कारण शांति बनी रहेगी। तो हमसे कोई, हिंदुस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो कोई भी देश, बाकी 7 जो 8 में से कोई भी देश हम पे हमला करेगा, करने के पहले 100 बार सोचेगा, और करेगा तो भी हम और उस देश के बीच में झगड़ा और लड़ाई एक लेवल के बाद रुक जाएगी, दुनिया रोक देगी क्योंकि फिर मामला न्यूक्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, उस देश के पास है, हम दोनों फिर उसमें उतर गए तो दोनों एक दूसरे का विनाश कर देंगे और दुनिया को भी बहुत नुकसान होगा और वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। तो बात को कोई ना कोई रोक ही देगा और रुक जाएगी, इसके कारण शांति बनी रहेगी। तो हम सुरक्षित हैं, ये सारे न्यूक्लियर देश एक दूसरे से सुरक्षित हैं क्योंकि वो डरते हैं लड़ने से, क्योंकि एक लेवल के आगे फिर न्यूक्लियर लड़ाई हो जाएगी तो क्या होगा, विनाश हो जाएगा भयानक, इसलिए कोई ये नहीं करेगा। तो ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, कंट्रीज़ अंदर अंदर नहीं लड़ेंगे। एक कंट्री दूसरे कंट्री पे हमला करेगा और लड़ेगा जब दूसरे कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा, जो रशिया और यूक्रेन के बीच में हुआ। तो ये डर के कारण, क्योंकि यूक्रेन के पास पहले था जब वो सोवियत यूनियन का हिस्सा था, अभी नहीं है। अगर होता न्यूक्लियर वेपन्स उसके पास होते तो रशिया ये नहीं करता। तो इसके कारण लड़ाई हुई। तो दुनिया में काफ़ी सालों तक शांति बनी रही बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर डिटरेंस, पारमाणविक प्रतिरोध, पूरी दुनिया को एक दूसरे को तबाह करने की शक्ति और उसका डर, इसके कारण लोग रुके रहे। युद्ध हथियार हैं लेकिन हथियार इतने विनाशक है कि सब यूज़ करने से, इस्तेमाल करने से डरते हैं। इसलिए हमको भी सोचना चाहिए कि हमारे और चाइना के बीच एक लेवल के बाद युद्ध रुक जाएगा क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है। हमारे और पाकिस्तान के बीच भी इसकी कल्पना करना ठीक नहीं है, चाहे वो
कश्मीर का मामला हो या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का मामला हो या कुछ भी हो, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, हिंदुस्तान के पास भी है। और अगर लड़ाई हो गई, युद्ध हो गया और एक लेवल के बाद अगर न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल पे बात आ गई तो दोनों देशों को भयानक नुकसान होगा। इसलिए हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में ऑल आउट वॉर की कल्पना या बात करना नादानियत है, बेवकूफ़ी है और नहीं करनी चाहिए। भयानक विनाश हो सकता है और कई लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है, समझ नहीं है, जब ज़्यादा उत्साह में आके, उन्माद में आके युद्ध की बातें करते हैं। इसलिए युद्ध नहीं होते पूरे, थोड़े बहुत जिसको कहते हैं स्कर्मिशेस होते हैं, कारगिल होके रुक गया, पूरी हो गया, पुलवामा बालाकोट हो गया, लेकिन फुल ऑन वॉर पहले जैसे नहीं हो पाएंगे क्योंकि अभी दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और आप किसी देश को, छोटे देश को, न्यूक्लियर पावर देश को ख़त्म कर सकते हो, लेकिन सामने आपको भी प्रैक्टिकली आपका भी बहुत बड़ा हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। और ऐसी लड़ाई जीतने का कोई मकसद या कोई फ़ायदा नहीं जब आपको भी इतना ज़बरदस्त नुकसान झेलना पड़े। इसलिए दुनिया में शांति ज़रूरी है और बनी रहेगी। और ये उन्माद में बह के ख़त्म कर दो, लड़ाई कर दो, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये समझना चाहिए कि हमको भी इसमें कितना नुकसान हो सकता है। न्यूक्लियर वेपन देश के साथ लड़ाई करना, आपके पास न्यूक्लियर वेपन हो तो भी वो विनाश का सौदा है, वो कोई सेंसिबल बात नहीं है। तो ये सब लोगों को समझ लेना चाहिए कि न्यूक्लियर डिटरेंस, पारमाणविक प्रतिरोध क्या है। इसी सिद्धांत के कारण, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन डॉक्ट्रिन सिद्धांत के कारण दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स होने तक, सालों तक युद्ध नहीं हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे। और विश्व युद्ध लेवल से अभी हम दूर हैं। और रशिया यूक्रेन में लड़ाई इसीलिए हुई, यह रशिया कर पाया अटैक क्योंकि यूक्रेन के पास वो नहीं था। अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो रशिया, हो सकता है कि काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि ये नहीं करता, 99% ये हमला वो नहीं करते। तो ये ध्यान में रखने की बात है। तो युद्ध का, देश प्रेम में से अगर युद्ध का उन्माद आ जाता है दुश्मन देशों के प्रति, तो ये कभी भूलना नहीं चाहिए। ये सिद्धांत हमेशा याद रखने चाहिए। और मुझे लगता है कि कुछ लोग अभी भी इस चीज़ को समझे नहीं है या उनको समझाया नहीं गया है, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनके दिमाग में कि न्यूक्लियर पावर कौन है और क्या है। ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।